चलिए रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन बताइए। सेक्शन 5 to section 5 to 9। अब इसमें सेक्शन देखो तो 5, 6, 7, 8 और 9 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तीन ही सेक्शन है। सेक्शन 5, सेक्शन 5 क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 इंसिडेंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। और सेक्शन 9 इंसिडेंस। सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। जो सेक्शन 7 और 8 है, सेक्शन 7 हम लोग सैलरी में कर चुके हैं और सेक्शन 8 अदर सोर्सेस में। ठीक है, सेक्शन 7 क्या है? इनकम डीम टू बी रिसीव, जो प्रोविडेंट फंड वाला है। और सेक्शन 8 इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड वाला, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का बेसिकली पार्ट है नहीं। और सेक्शन 5 क्या कहता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहां पर हमने बताया था क्या कि इंडियन इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम, कोई भी इनकम कमाएगा टैक्सेबल इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमाएगा तो टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाएगा तो टैक्सेबल नहीं है। तो वो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम किस सेक्शन पे? सेक्शन 9। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 6। और वो टैक्सेबल होगा या नॉट टैक्सेबल होगा, सेक्शन 5, जिसको हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कितने पार्ट सेक्शन 6 के? 6। 1 में इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, 2 में एचयूएफ, फर्म, एओपी और बीवाई, 3 में और 4 में लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, 5 करना नहीं, और 6 में इंडिविजुअल एचयूएफ जो एडिशनल कंडीशन है। तो 1 to 4 क्या है? बेसिक कंडीशन है। और बेसिक कंडीशन या तो सेटिस्फाई करेगा या नॉट सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो रेजिडेंट, नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉन रेजिडेंट। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। एडिशनल कंडीशन या तो सेटिस्फाई करेगा या नहीं सेटिस्फाई करेगा। एडिशनल कंडीशन हमने तभी चेक किया जब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हर हालत में रेजिडेंट तो है ही ना, तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे, रेजिडेंट तो हर हालत में है। लेकिन अगर एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया तो R-OR, और नहीं किया तो R-NOR। ठीक है, अब आ गया सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6). इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हम किसका देख रहे हैं? इंडिविजुअल का और इंडिविजुअल का ही देख रहे हैं। सेक्शन 6(1) में क्या है? इंडिविजुअल, और सेक्शन 6(6) में एडिशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल। एचयूएफ का भी है लेकिन अभी इंडिविजुअल का ही। 6(1) एंड 6(6). 6(1) में क्या है? बेसिक कंडीशन। और क्या कहता है? 2 बेसिक कंडीशन है, ए और बी है। कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। ए में लिखा हुआ है if an individual is present in India for period of periods of at least 182 days in the relevant previous year। तो अगर जिस प्रीवियस ईयर का आप टोटल इनकम निकाल रहे हो उसी प्रीवियस ईयर का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ गया, उस ईयर में कितना देखना है? एटलीस्ट 182 डेज। अगर एटलीस्ट 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, 182 डेज से कम है, तो नेक्स्ट बी में आ जाएगा। और जिस प्रीवियस ईयर का आप टोटल इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन होना चाहिए? 60 डेज। और जिस प्रीवियस ईयर में आपने 60 डेज चेक किया उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल में इन एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 365 डेज। तो बी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ए सेटिस्फाई करेगा या बी सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज एनी वन बेसिक कंडीशन, तो रेजिडेंट इन इंडिया। और कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है, डू नॉट सेटिस्फाई एनी बेसिक कंडीशन, देन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर रेजिडेंट है तो क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, और एक्सेप्शन में क्या बताया था कि 4 केसेस में 60 डेज का कंडीशन चेक करना ही नहीं है, सिर्फ क्या चेक करना है? 182 डेज। पहला देखिए ए, इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो ही इंडियन सिटीजन इंडिया आता ऑन ए विजिट। विजिट का मतलब ही विल रिटर्न बैक, और वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है या विजिट के लिए आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? वीजा से पता लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, इफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का मतलब क्या बताया था? या तो वो खुद, या फिर उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि 7 लोग में से कोई एक आप बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। और अनडिवाइडेड इंडिया क्या है? 15 अगस्त 1947 से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1947 से पहले, और प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी सातों के लिए तो वो क्या बन जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बन जाएगा। एडिशनल कंडीशन क्या चेक करते हैं? बोला जिस प्रीवियस ईयर में आपने बेसिक कंडीशन चेक किया उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के आपको पिछले 10 साल में बार बार आपको बेसिक कंडीशन चेक करना है। कितनी बार? 10 बार। और उस 10 बार में से कम 2 बार क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। और पिछले 7 साल में वो कितने दिन इंडिया में रहे? 730 दिन।
तो अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो R डैश OR, अदरवाइज R डैश NOR। तो पढ़ देता हूं, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years इन लास्ट 10 years immediately preceding the relevant previous year and present in India for at least 730 days in last 7 years immediately preceding the relevant previous year. If satisfies both the additional condition, then residential status R dash OR, otherwise R dash NOR। ठीक है, अब इंडिविजुअल का हो गया। अब बाकी मैंने बताया था HUF, फर्म, कंपनी, ये सब ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग इंडिविजुअल सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। हम लोग क्या करते हैं, उसके लीडर के अकॉर्डिंग देखेंगे। लीडर का मैंने बताया था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और कंट्रोल कंपनी के लिए एक डेफिनेशन आया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैंने बताया था इसका अगर तुम देखोगे तो मीनिंग सेम निकलता है ना। तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली और पार्शली लोकेटेड इन इंडिया, तो रेजिडेंट हो जाएगा। होली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और इंडियन कंपनी के केस में हम लोग पोएम देखते नहीं है। इंडियन कंपनी का पोएम इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया होगा। तो ये देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 HUF फर्म AOP BOI, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 फॉरेन कंपनी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 लोकल अथॉरिटी और AJP, होली और पार्शली इन इंडिया रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट। क्या, कंट्रोल मैनेजमेंट ऑब्लिक पोएम डिफाइंड है। नीचे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल इन सब्सटेंस मेड। It simply means the place where board meetings are held or that person to whom board of directors have delegated the entire policy decisions of a company. Example, managing director को policy decision लेने का हक है, मैनेजर हु हैज द कंट्रोल एंड बिजनेस। तो हमने वर्ड बोला था देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कंट्रोलिंग बिजनेस एंड डूइंग बिजनेस। तो जो डे टू डे अफेयर्स करता है उसको हम नहीं कहते ही हैज कंट्रोल मैनेजमेंट। पॉलिसी डिसीजन जिसके पास होता है, कंपनी को बंद करने का राइट जिसके पास है, ही हैज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हमने 2 पार्ट में सारा कहानी खत्म कर दिया था, या तो इंडियन इनकम होगा या फॉरेन इनकम होगा। इंडियन इनकम हुआ तो चाहे ROR हो, RNOR हो या NR हो, टैक्सेबल। तो इनकम विच अक्रूज और अराइज इन इंडिया या डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज एन इंडियन इनकम। ठीक है, और इंडियन इनकम है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस उसको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर फॉरेन इनकम है तो फॉरेन इनकम की टैक्सेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर R डैश OR है तो टैक्सेबल है, और R डैश NOR है तो हमने बताया था 2 पार्ट में इनकम को डिवाइड कर दो, एक बिजनेस इनकम और दूसरा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ये पार्ट बताया था या नहीं बताया था आपको? अगर बिजनेस इनकम है तो फिर चेक करो कंट्रोल मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इज सेटअप आउटसाइड इंडिया तो नॉट टैक्सेबल होगा, और अगर रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्स है ना। और प्रोफेशनल इनकम के बारे में क्या बताया था मैंने? सेटअप इन इंडिया तो टैक्सेबल, और नॉट टैक्स सेटअप आउटसाइड इंडिया तो नॉट टैक्सेबल, बट इफ दैट इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल। तो हमने एक चीज बता दी थी, अब मैं जो बोल रहा हूं वो क्या है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये इनकम RNOR टैक्स से नहीं देगा, लेकिन इफ दिस इनकम आर रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्स लग जाएगा, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, RNOR हमने लिखा नॉट टैक्सेबल। हाउएवर इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, तो कंट्रोल मैनेजमेंट इज इन इंडिया टैक्सेबल, प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया टैक्सेबल, यही तो लिखा है। तो बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन अगर ये टैक्सेबल इफ एनी इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? नॉन रेजिडेंट, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल, लेकिन इफ दैट फॉरेन इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल। ठीक है, हमने रिसीव्ड का भी मतलब बता दिया था आपको, फर्स्ट हैंड रिसीव्ड। अब इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है ये कैसे पता लगेगा? सेक्शन 9 से, और इसमें हमने कितने क्लॉज बताए थे? 7 क्लॉजेस बताए थे। क्लॉज I में था बिजनेस कनेक्शन एंड एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, क्लॉज 2 में था, हाँ क्लॉज 2 में सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, क्लॉज 3 में सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, क्लॉज 4 में डिविडेंड, 5, 6, 7 में इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज था, है ना। अब आइए यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। अब देखिए मैंने बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बोल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। इफ बिजनेस इज लोकेटेड इन इंडिया तब तो इंडियन इनकम है ही, बट इवन इफ बिजनेस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका कोई कनेक्शन इंडिया में है, सेल्स ऑफिस इंडिया में खोल लिया, ऑर्डर यहां से ले रहा है, तो क्या हो गया? बिजनेस कनेक्शन हो गया। ठीक है,
तो हमने लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, business outside India and part activity of business carried out in India. तो अगर that part activity if it is carried out in India तो हम लोग क्या कहेंगे, there is a business connection in India, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगा, ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और टेरिटोरियल नेक्सस. तो बिजनेस कनेक्शन का दूसरा नाम है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और टेरिटोरियल नेक्सस. अब एक्सेप्शन टू द बिजनेस कनेक्शन, all operations are not carried out in India, but if few operations or few business activity are carried out in India, तो जितना business activity या operation इंडिया में carry out हो रहा है उसका इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा अपोर्शन करके. परचेज फॉर एक्सपोर्ट, इंडिया में आप परचेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट इनकम इज नॉट ए बिजनेस कनेक्शन. कलेक्शन ऑफ न्यूज इज नॉट ए बिजनेस कनेक्शन. शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया बाय अ फॉरेन सिटीजन इज ए नॉट ए बिजनेस कनेक्शन, ठीक है. उसके बाद एसेट अगर लोकेटेड इन इंडिया तो उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इंडियन इनकम है. फिर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया बाय एनी पर्सन इज ए इंडियन इनकम. हमने एक्सेप्शन बनाया, अगर सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन हो, देन ऑल्सो इट इज एन इंडियन इनकम. तो उसकी बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजिट इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है. लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 कहता है अलाउंसेस एंड परक्विजिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ओनली बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल. फोर्थ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, क्योंकि शेयर्स इंडियन कंपनी के, लेकिन इसके एग्जेम्प्ट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी के शेयर्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34. फिर हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, रॉयल्टी, फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज का सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट का लोन है. इफ लोन इज यूज इन इंडिया तो इंडियन इनकम, इफ नॉलेज इज यूज इन इंडिया तो इंडियन इनकम, इफ टेक्निकल एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया तो इंडियन इनकम. लेकिन एक तीनों के लिए एक एक्सेप्शन बताया था, इवन इफ लोन इज यूज आउटसाइड इंडिया, नॉलेज इज यूज आउटसाइड इंडिया, टेक्निकल एग्रीमेंट इज यूज आउटसाइड इंडिया, बट दैट इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देखो नेक्स्ट में लिखा है, इफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन सच इनकम इज deemed to accrue or rise in India whether there is a business connection or not. ठीक है. इंडिया का मतलब हमने आपको याद है क्या बताया था, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि 12 नॉटिकल माइल तक और 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड हो जाएगा. पताल भी आ जाएगा और आकाश भी आ जाएगा. लेकिन आकाश किसके ऊपर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के ऊपर और 12 नॉटिकल माइल के ऊपर. 12 नॉटिकल माइल के बाहर और जो आकाश है वो इंडिया का पार्ट नहीं है. पानी 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, लेकिन 12 नॉटिकल माइल से ज्यादा और 200 नॉटिकल माइल तक के ऊपर का आकाश इंडिया नहीं है. ठीक है. तो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एयर स्पेस अबव टेरिटोरियल वाटर्स, है ना, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो ये हमने एक इमेजिनरी मैप बनाया था, जो इमेजिनरी लाइन थी. मैप रियल है, लाइन इमेजिनरी है. ऑयल रिग ये सब होता है. तो ऑयल रिग अप टू 200 नॉटिकल माइल्स लोकेटेड होता है. तो ऑयल रिग से जो पैसा कमाया जा रहा है वो इंडियन इनकम है. ठीक है. ये सब फिगर देख लेना, समझ लेना.